सर्वर और क्लाइंट एप्लीकेशन आप बना सकते हो। यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर चैटिंग सिस्टम कैसे बनाएं। मतलब पहले ये प्रोग्राम का मोटो में समझा देता हूँ। यहाँ पर क्लाइंट एक वैल्यू पास करेगा, जो वैल्यू है 2। सर्वर इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 × 2 और आपको रिटर्न करेगा 4। तो पहले सर्वर आपका रिक्वेस्ट भेजेगा टू क्लाइंट, क्या करेगा ना, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा टू सर्वर इसको मल्टीप्लाई करके 4 करके शो करेगा। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए दो प्रोग्राम है, एक ही साथ आपको रन करना पड़ेगा और एक ड्राइव में आपको सेव करना पड़ेगा। इन वन ड्राइव यू हैव टू सेव। Okay, see that for the नेटवर्किंग प्रोग्राम, नेटवर्किंग के साथ काम करने के लिए, जावा का नेटवर्क के साथ काम करने के लिए आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा import java.net.star। यहाँ पर है import java.net.star। दो पैकेज यहाँ पर हम यूज करेंगे और एक पैकेज हमने यहाँ पर यूज किया import java.io.star। ये क्यों यूज किया जाता है ना, फाइल इनपुट आउटपुट करने के लिए। जो फाइल इनपुट आउटपुट चैप्टर में हम पढ़े थे, लेकिन सिर्फ फाइल इनपुट आउटपुट चैप्टर के लिए तो ये आईओ यूज नहीं किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, इस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए हम ये आईओ पैकेज यूज करेंगे। ओके, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ड, ये जो क्लासेस है, आज का क्लास है और ये जो जितना क्लास आपका बच गया है, सो डोंट मिस द क्लासेस, बिकॉज ये प्रोग्राम के बाद हम पढ़ेंगे जेडीबीसी पढ़ेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करेगा। अगर आपका कहीं पर प्लेसमेंट होता है और फ्यूचर में आप जब डेवलपिंग में काम करोगे, कैसे एप्लीकेशन के साथ काम करना है, कैसे डाटा को सेव करना है, कैसे डाटा को रिट्राइव करना है, डेटाबेस के साथ कैसे मैनिपुलेशन करना है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जेडीबीसी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप जावा में जो आप रियल टाइम में जब आप काम करोगे किसी भी कंपनी पर, तो आपको और प्रैक्टिकल अगर आपको दिया जाएगा मशीन टेस्टिंग करने के लिए, मशीन टेस्ट करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए, तो ये ज़्यादातर ये जो जेडीबीसी है वो आता है। तो आई होप डोंट मिस द क्लासेस। आप रिकॉर्डिंग मिल जाता है, लेकिन ऑन टाइम अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा और कैसे इसको यूज़ किया जाएगा आपको पता चलेगा। एंड डू दैट जेडीबीसी प्रैक्टिकल। आपका जो लैपटॉप है उसको करो, अगर नहीं होता है मुझे बोलो, मैं सॉफ्टवेयर आपको भेज दूंगा। और एक चीज़ है, ये जो जेडीबीसी को लेकर ही हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं।
जो मैंने बोला था मैं आपको प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करूंगा, तो जेडीबीसी चैप्टर में ही आपका प्रोजेक्ट आप कर पाओगे। तो ये ध्यान से पढ़ना है, ये प्रोग्राम के बाद इसको ध्यान से पढ़ना है जेडीबीसी को, जो नेक्स्ट जो ऑनवर्ड्स जो क्लासेस होगा। तो इसको करने से आप एक प्रोजेक्ट करोगे, तो जब आप किसी भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हो जॉब, तो आप मेंशन कर सकते हो, और आपका प्रोजेक्ट असेसमेंट भी अगर जरूरत पड़ा मैं दे सकता हूँ। तो ये आप इंटर्नशिप की तरह दिखा सकते हो और प्रोजेक्ट की तरह भी दिखा सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट में असाइन करूंगा, जो आप साइमल्टेनियसली, अगर आप एडवांस जावा करते हो तो साइमल्टेनियसली आप उसको पढ़कर ये वाला प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। मैं उसको कंप्लीट आपको गाइड करूंगा, और जो जो प्रॉब्लम होगा जो प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, और आपको बहुत चांसेस मिलेगा। जैसे जैसे कि आप अ, अगले सेमिस्टर में जाओगे तो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, तो प्रोजेक्ट को करने के लिए आप इधर उधर भागोगे और पैसा दोगे। तो इट इज कम्प्लीटली फ्री, यू कैन डू दैट बाय योर सेल्फ, एंड आई विल हेल्प यू, नो डाउट आई विल हेल्प यू कंप्लीट टू द प्रोजेक्ट। ओके, एक माइनर प्रोजेक्ट जो आप अगर कोई कर चुका है और कोई करोगे, तो ये आपको हेल्प करेगा, कहीं से खरीदने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप खुद करो और खुद का प्रोजेक्ट आप उसको दिखा सकते हो। ओके, सो आई विल हेल्प यू और कंप्लीटली आई विल हेल्प। ओके, तो साइमल्टेनियसली करना है, इसको भी करना है। अगर आप एडवांस जावा करते हो, वहां पर भी आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। वेबसाइट डेवलपमेंट, आप इसको होस्टिंग भी कर सकते हो, HTML पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओके, तो उसका भी आपको नॉलेज दे दूंगा। ये 2-3 प्रोजेक्ट करके अगर किसी भी कंपनी के लिए आप दिखाओगे, तो यू जस्ट सिलेक्टेड। ओके, आपको काम देख कर ही आपको ही सिलेक्ट करेगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो डोंट मिस। ओके, तो अभी आओ यहाँ पर, हम यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर, ये दोनों प्रोग्राम हम पढ़ेंगे। तो सर्वर और क्लाइंट के लिए, फाइल इनपुट आउटपुट चैप्टर के लिए, ये दोनों पैकेज हमको यूज करना पड़ेगा। डॉट नेट है नेटवर्किंग करने के लिए, और आईओ पैकेज है जैसे कि आपको इनपुट और आउटपुट लेना है। सो फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग java.io पैकेज। So in earlier classes, just I have told, networking is just like what? It is a communication between the two ends. When you are dialing somebody, मैं किसी आदमी को वो डायल करता हूँ, तो अगला आदमी क्या होगा ना, वो लिसन करेगा, मेरे कॉल को रिसीव करेगा और मुझे रेस्पॉन्ड करेगा। तो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा? मैं दूसरा मोबाइल, अगर मैं मेरे पास मोबाइल नहीं है तो उसे नंबर को डायल करूंगा तो नहीं होगा। तो मेरे पास डिवाइस होना चाहिए। उस तरह से क्या है, अगर सर्वर और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो आपको दो एंड की जरूरत पड़ेगा। ये दो एंड क्या है ना, सॉकेट। दो सॉकेट होता है, एक सर्वर के लिए एक सॉकेट होता है, और एक आपका क्लाइंट के लिए सॉकेट होता है। तो पहला काम क्या है, जब आप नेटवर्किंग का वर्क करते हो, तो पहले दिमाग में रखना है, मुझे एक सॉकेट क्लास डिफाइन करना है। द फर्स्ट वर्क, फर्स्ट यू डिफाइन ए ऑब्जेक्ट ऑफ सॉकेट क्लास। तो देखो, सर्वर में भी मैं सॉकेट क्लास डिफाइन किया, सॉकेट, सॉकेट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया क्लास, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सॉकेट देना है। फिर क्लाइंट में देखो, क्लाइंट में भी वही सॉकेट, मतलब ये दोनों आपका कंपलसरी रहेगा, ये दोनों के अंदर ही कम्युनिकेशन होगा। अभी अगर ये दो क्लास यहाँ पर भी सेम है, सर्वर पर भी सेम है, तो कैसे पता चलेगा मेरा ये जो प्रोग्राम सर्वर है? तो देखो, जो मशीन होता है ना, मशीन को पता नहीं है मैं सर्वर हूँ, मशीन को पता नहीं है कि मैं क्लाइंट हूँ। तो सर्वर कैसे बनता है? वहां पर अगर मैं सर्वर का ओएस डालता हूँ, तो लेटेस्ट सर्वर ओएस हम यूज कर रहे हैं 2012 सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट का। तो वहां पर इस तरह से प्रोग्राम डिफाइन किया है। सर्वर को अगर आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर सर्वर सॉकेट क्लास डिफाइन करना है। सर्वर सॉकेट ऑब्जेक्ट हो गया, सर्वर सॉकेट, न्यू सर्वर सॉकेट पोर्ट नंबर। अच्छा, सर्वर तो कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन कैसे कम्युनिकेशन करेगा? कम्युनिकेशन करने के लिए एक नेटवर्क चाहिए। तो ये नेटवर्क क्या हो गया, इसके लिए एक पोर्ट नंबर चाहिए। तो ये पोर्ट नंबर हमने दे दिया 2500। नेटवर्किंग का पहला क्लास में हमने पढ़ा था, जो पोर्ट नंबर है, आप पोर्ट नंबर दे सकते हो 0 से लेकर 65,535। 0 से लेकर 65,535 नंबर तक आप पोर्ट नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पोर्ट नंबर दे दिया 2500,
तो क्लाइंट में भी वही चीज डिफाइन करना पड़ेगा, पोर्ट नंबर 250। इस पोर्ट नंबर के मदद से हम इसको कम्युनिकेशन करेंगे। एक नंबर है, तो अगर मैच कर जाता है दोनों नंबर तो पता चलता है हाँ ये मेरा क्लाइंट है। तो अगर पोर्ट नंबर मैच नहीं करेगा तो वो सीरीज उसको पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप मान लो नॉर्मली क्या होता है, जब बीएसएनएल नंबर हम उड़ीसा में यूज करते हैं तो पहले 9437 9439, तो अगर ये आ जाता है तो वी प्राउडली और वी सेइंग दैट इट इज लाइक बीएसएनएल नंबर। अगर आपका जियो का पहला जो नंबर है वो पहले आता था 700 और 700 से शुरू होता था, उसके बाद हो गया 63 से। तो ये होता है क्या ना, ये जो पहला दो नंबर से आपको पता चल जाता है जियो से कॉल आया है और ये नंबर वोडाफोन का है और एयरटेल का। एयरटेल अगर होगा तो 9777 और 97 ये वाला होगा, 9777 कॉमन होता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि एक्चुअली कौन सा ऑपरेटर का है। तो सिमिलर वे यहाँ पर हमने एक पोर्ट नंबर दे दिया, तो पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई यहाँ पर रजिस्टर किया सर्वर क्लासेस में। सर्वर क्लासेस में हमने यहाँ पर पोर्ट नंबर को डाल दिया। तो ये जो सर्वर को यहाँ पर लूपिंग में हमने ट्रू डाला। ट्रू क्यों डाला ना, लूपिंग का मतलब क्या है ना, वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा जब तक मेरा कंडीशन ट्रू है। तो मैंने ट्रू ही डाल दिया, मतलब हर वक्त मेरा सर्वर ट्रू है, मतलब हर वक्त मेरा सर्वर रनिंग करेगा। तो सर्वर को रन करने के लिए रिपीटेडली व्हाइल ट्रू यूज किया गया। फिर सॉकेट इज इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मेथड क्यों यूज किया जाता है, अगर क्लाइंट कुछ डेटा सर्वर को देता है तो उस डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, सर्वर उसको एक्सेप्ट करने के लिए और रिसीव करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट मेथड हमने यूज किया। तो ऐसे ही तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फाइल को रीड करना पड़ेगा, क्लाइंट से रीड करना पड़ेगा। रीडिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने यूज किया इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हो गया आईएस सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। तो कहाँ से रीड करेगा, यहाँ पर तो फाइल नहीं है, फाइल के लिए फाइल ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है। यहाँ से ये जो डाटा वो कहाँ से रीड करेगा, वो रीड करेगा नेटवर्क से रीड करेगा। नेटवर्क दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए हमने क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया सॉकेट क्लास डिफाइन किया। यहाँ पर सॉकेट क्लास जो पहले डिफाइन किया, सॉकेट सॉकेट ही कम्युनिकेशन करता है। मतलब दो, मतलब इलेक्ट्रिक पोल के अंदर में तार लगा दिया तो इलेक्ट्रिक पास करता रहेगा, तो ये हो गया सॉकेट। तो सॉकेट ही रिसीव करेगा, सॉकेट डाटा लाएगा, इलेक्ट्रिक वेयर करंट लाएगा, पोल से मेरा घर तक करंट लाएगा कौन, इलेक्ट्रिक पोल लाएगा। इलेक्ट्रिक पोल से जो तार आता है, वो तार जो होता है ना वो होता है सॉकेट, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए। और नेटवर्क आप बोल सकते हो, इसको बोलाता है सॉकेट बोला जाता है। तो वो डाटा कहाँ से रीड करेगा, वो डाटा रीड करेगा सॉकेट से रीड करेगा। इनपुट स्ट्रीम मींस इट इज रीडिंग द डेटा फ्रॉम वेयर, इट रीडिंग द डेटा फ्रॉम सॉकेट क्लास। तो सॉकेट से डाटा रीड किया, तो डाटा रीड किया, लेकिन जब वो रीड के लिए तैयार हो गया, इनपुट स्ट्रीम अगर हम यूज करते हैं, इट इज रेडी टू read the information from the client side. Now here question is what, when you giving a input, तो input stream का काम क्या है, stream का मतलब है एक एक डाटा को रीड करेगा, एक एक डाटा, मतलब आपका बहुत सारा डाटा है लेकिन वो एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर लेगा। तो एक बार रन करो एक कैरेक्टर, एक बार रन करो एक कैरेक्टर। तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि हम डायरेक्टली पढ़ते हैं सर्वर सॉकेट। अगर मैं पढ़ूंगा ACRVER ऐसा पढ़ूंगा तो ये बोलेंगे ये नर्सरी का स्टूडेंट है, नर्सरी का स्टूडेंट है, वो क्या है, वो लेटर पहचान कर वर्ड बोलता है। तो अभी हम क्या कंप्लीटली अक्वेंटेड हो गए हैं, तो हम कंप्लीटली वर्ड बोलते हैं। तो एक कंप्लीट वर्ड इनपुट स्ट्रीम नहीं रीड कर सकता है, तो वो क्या करता है ना, एक एक कैरेक्टर वो रीड करता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इनपुट स्ट्रीम रीडर, जो एक एक कैरेक्टर जो भी डाटा दोगे तो आज ए बाइट फॉर्मेट से और एक एक कैरेक्टर करके डाटा को रीड करेगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया, मैं कितना बार ऐसा रन करूंगा एक एक कैरेक्टर को रन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया बफर रीडर। बफर रीडर क्या करेगा, सारा डाटा को इकट्ठा करके उसका ऑब्जेक्ट में डाल। जैसे कि आपका नेट स्लो होता है, यूट्यूब में आप जब वीडियो प्ले करते हो तो रुक जाता है, एक घूरता है, ओके सर्कल में वो चलता है। उसके बाद क्या होता है, जब पूरी तरह से आपका डिवाइस पे लोड हो जाता है, आप जब प्ले करते हो कंटिन्यूसली प्ले होता है। अगर आपका नेट स्लो है तो बफरिंग नहीं हो पाता है, वो बफर होकर मतलब चलता है राउंड होकर, मतलब स्लो कर देता है। तो वन फिर कुछ टाइम चलता है फिर ब्रेक हो जाता है, फिर कुछ टाइम चलता है फिर ब्रेक हो जाता है।
ये चीज होता है जब आप नेटवर्क स्लो होता है। तो बफर रीडर वही चीज है, वो क्या करता है ना, सारा चीज को क्लाइंट के अंदर लोड कर देता है। बस अब अभी लोड हो गया, अभी आराम से आप प्ले करो। तो बफर रीडर एक टेम्पररी लोकेशन है, जो सॉकेट से जो डाटा रीड किया वो बफर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। अच्छा, बफर ऑब्जेक्ट में स्टोर होने के बाद अभी मेरे पास आ गया सारा लाइन। मैं अभी रीड कैसे करूंगा, लाइन बाय लाइन बेसिस में रीड करूंगा। तो हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन बेसिस में पढ़ते हैं, तो बफर रीडर कैसे रीड करेगा ना, लाइन बाय लाइन बेसिस से रीड करेगा। तो यहाँ पर डाटा को रीड कर दिया। तो क्या डाटा रीड किया, तो यहाँ पर आपको शो किया मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट नंबर। मतलब जो डाटा रीड किया वो डाटा रीड होकर कहाँ पर स्टोर होगा, नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग है, मतलब एक कैरेक्टर डाटा है। तो स्ट्रिंग डाटा को रीड किया, क्लाइंट ने भेज दिया 2। तो वो 2 क्या है ना, एक नंबर है। लेकिन जब आप डेटा को एक जगह से दूसरा जगह को ट्रांसफर करते हो, वो सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा ट्रांसफर होता है, याद रखना। जब हम डाटा कम्युनिकेशन करते हैं तो इट इज द ओनली वन फॉर्मेट दैट वी आर यूजिंग स्ट्रिंग। आप इंटीजर भी दे दो, न्यूमेरिक भी दे दो, बट इट इज कंसिडर एज ए स्ट्रिंग। तो इसको आपको कन्वर्सन करने की जरूरत पड़ेगा। तो हम यूज करते हैं पर्ज डॉट नेक्स्ट इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट यूज करते हैं स्कैनर क्लास से। क्यों ना, हम जो डेटा देते हैं हालांकि वो नंबर है, लेकिन वो डेटा को एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया। क्या किस में स्टोर हुआ ना, स्ट्रिंग में स्टोर हुआ। अभी क्या हुआ ना, मैं 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब एरिथमेटिक ऑपरेशन करूंगा। अगर मुझे एरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्राई क्या क्यों यूज किया गया, अगर क्लाइंट 2 नहीं देकर अगर पास कर दिया हेलो, तो हेलो को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेगा क्या रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो वहां पर नंबर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो वहां पर एक्सेप्शन आ सकता है, अगर क्लाइंट नंबर के जगह पर कोई लेटर पास कर देता है। सो व्हेन दिस मेथड ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करता है ना, अगर कोई डेटा जो नंबर है लेकिन स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्टोर है, तो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मेरा डेटा स्ट्रिंग है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट अगर करेगा तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है। तो इसलिए हम ट्राई कैच में डाल दिया। अगर हम कन्वर्सन के टाइम पर वो स्ट्रिंग डाटा आ जाता है, वो क्या दिखाएगा ना, इट इज ए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर वो नंबर है तो ऑटोमेटिकली 2 को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये कौन सा वेरिएबल में स्टोर हुआ ना, नंबर इनपुट फॉर्मेट, ये वेरिएबल में स्टोर हो गया। अभी क्या होगा, और एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया इंट रिटर्न वैल्यू, और एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया जो 2 में रिसीव किया, ये 2 इंटू 2 वो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके 4 स्टोर किया। 4 कहां पर स्टोर होगा, रिटर्न वैल्यू में स्टोर होगा। अभी सर्वर का काम क्या है, वो काम कर दिया। अभी सर्वर क्या करेगा, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गया, मैं इसको मैनिपुलेशन कर दिया। अभी मेरा पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को मैं क्लाइंट में डालूंगा, तो क्लाइंट को अगेन इसको भेजेगा। सर्वर रिसीव किया, इसको मैनिपुलेशन किया, अगेन सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को रेस्पॉन्स भेजेगा। क्लाइंट को जो रेस्पॉन्स भेजेगा, अगेन इसको क्या करना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जस्ट इसे पहले मैं बोला है, अगर आप डेटा कम्युनिकेशन करते हो, हालांकि वो इंटीजर है, हालांकि वो फ्लोट है, बट when you transfer the data you need to convert into string format में ही डाटा कम्युनिकेशन होता है। तो इसलिए मैंने अगेन इसको क्या किया ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ रिटर्न वैल्यू को क्या किया ना, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टोर कर दिया। यहाँ पर स्टोर हो गया। अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल होगा। अभी वो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, क्लाइंट को डाटा भेजेगा। क्लाइंट को डाटा भेजेगा मतलब क्लाइंट में उसको राइट करना पड़ेगा, राइट करता है। जब सर्वर रेस्पॉन्स देता है हमको, तो वो राइट करता है क्लाइंट डिवाइस में। वो राइटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया आउटपुट स्ट्रीम क्लास, आउटपुट स्ट्रीम ओएस सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। ये रेडी हो गया, आउटपुट स्ट्रीम क्लास रेडी हो गया क्लाइंट को डेटा देने के लिए। अभी क्या करेगा ना, एक एक करके मुझे रिस्पॉन्स भेजेगा। तो एक एक करके अगर रिस्पॉन्स भेजेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या यूज किया
ना यहाँ पर बफर राइटर यूज किया। बफर राइटर क्या करेगा, एक ही साथ सारा डाटा को कैप्चर करेगा और यूजर को शो करेगा, एक एक लाइन करके शो करेगा। तो बफर राइटर BW, न्यू बफर राइटर BW डॉट राइट, BW राइट करने पर क्लाइंट को डाटा भेजेगा, एक लाइन भेजा। फिर दूसरा लाइन कैसे भेजेगा, दूसरा लाइन भेजने के लिए यहाँ पर प्लस मेथड यूज किया। एक लाइन चला गया तो खाली हो गया ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा वो ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा दूसरा वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, तो दूसरा वैल्यू को एक्सेप्ट किया। तो फ्लश मेथड यूज करने पर एक जगह खाली हो जाता है, दूसरा डाटा आ जाता है, तो दूसरा डाटा को वो रेडी करके फिर आपका क्लाइंट को भेज देता है। तो इस तरह से एक क्लाइंट को डाटा चला गया। ये प्रोग्राम समझ में आया? प्रियंका, वीरू, कितीश, एनी डाउट? नो सर। कितीश, मुझे लगता कितीश, वीरू? आज्ञा सर। तब देखो अगेन वी आर यूजिंग ए क्लाइंट पार्ट। क्लाइंट में थोड़ा प्रोग्राम डिफरेंट होगा। यहाँ पर सेम सॉकेट क्लास डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया लोकल। लोकल क्यों यूज किया गया, ये दोनों प्रोग्राम मैं सेम मशीन में रन कर रहा हूँ। ये दोनों, मेरे पास कोई सर्वर नहीं है, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है, मेरे पास दो मशीन नहीं है, मेरे पास सेम मशीन है। सेम मशीन में मैं क्लाइंट और सर्वर प्रोग्राम करूंगा, तो इसलिए आपको एक सर्वर चाहिए। तो वो सर्वर कौन है, ये सर्वर मेरा लोकल मशीन है। तो यहाँ पर सर्वर का नाम मैंने दे दिया लोकल हॉस्ट। लोकल हॉस्ट हमारा लोकल सर्वर का नाम होता है। सो हर एक मशीन में वो रहता है, तो लोकल हॉस्ट सर्वर ऑटोमेटिकली रहता है। तो पोर्ट नंबर, हालांकि सर्वर में जो पोर्ट नंबर हमने डिफाइन किया, क्लाइंट में वही पोर्ट नंबर है 25,000। तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, उसका एड्रेस को रिट्राइव करने के लिए आईनेट एड्रेस, ऑब्जेक्ट हो गया एड्रेस, आईनेट एड्रेस गेट बाय नेम। तो होस्ट का एड्रेस यहाँ पर रख लिया, मतलब सर्वर का एड्रेस रख लिया। तो सर्वर कैसे काम करेगा, सर्वर काम करने के लिए उसको एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एड्रेस दे दिया। तो एड्रेस में क्या रहेगा, होस्ट का एड्रेस रहेगा। पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर के साथ कम्युनिकेशन करेगा, तो पोर्ट नंबर मैंने डाल दिया, क्योंकि दोनों सॉकेट ही कम्युनिकेशन करता है। तो सॉकेट को मैंने दे दिया, भाई मेरा एड्रेस है, सेम मशीन में रन करना है, तो लोकल सर्वर है, और पोर्ट नंबर क्या है ना 2500। तो यहाँ पर सर्वर क्या करेगा ना, राइट करेगा। जैसे कि मैंने बोला था, सर्वर भेजेगा 2, सॉरी क्लाइंट भेजेगा सर्वर को वैल्यू 2। तो क्लाइंट यहाँ पर सर्वर में राइट करेगा। राइट करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया आउटपुट स्ट्रीम, ओएस ऑब्जेक्ट सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पर सर्वर का आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। तो यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम राइटर यूज किया गया। जैसे कि हम राइट करने के लिए बफर राइटर यूज करते थे, बफर राइटर हमने पास किया 2, तो 2 को मैंने भेज दिया बफर राइट डॉट फ्लश। फ्लश करने पर वो सर्वर में चला गया, 2 सर्वर में चला गया। सर्वर इसको क्या किया ना, मल्टीप्लाई किया, 2 into 2 मल्टीप्लाई किया, रिटर्न किया कितना ना 4। जब सर्वर रिटर्न करता है 4, राइट कर दिया सर्वर 4, तो क्लाइंट को क्या करना है, रीड करना पड़ेगा। रीड करने के लिए अगेन इनपुट स्ट्रीम मैंने यूज किया, इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम रीडर वो रेडी हो गया एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए। तो बफर रीडर यहाँ पर काम करता है एक एक लाइन को स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पर स्टोर कर दिया, तो आपको यहाँ पर मैसेज शो करेगा जो 4 है। तो ये प्रोग्राम को आपको रन करने के लिए पहले आपको सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहले मैं 2 कमांड पर मैं ओपन करता हूँ इधर, इसको क्लियर कर देता हूँ। Server started listening to the port number 2500. Next is Java C। आपसे मार्क करो, देखो सर्वर स्टार्ट हो गया लिसनिंग टू द पोर्ट नंबर 2500। अभी मैं क्लाइंट को स्टार्ट कर रहा हूँ और एक कमांड पर सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई।
पहला स्क्रीन को मार्क करो, पहला स्क्रीन को मार्क करो। पहला स्क्रीन में एक ही लाइन है, क्लाइंट को एग्जीक्यूट किया। देखो पहले क्या था, पहला लाइन था मैसेज सेंड टू द सर्वर टू। जब मैसेज सर्वर को भेजा गया टू, सर्वर ने बोला मैंने रिसीव कर लिया, मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट इज टू। तो सर्वर ने क्या किया, 2 × 2 मल्टीप्लाई किया। तो सर्वर ने बोला मैंने भी मैसेज सेंड कर दिया, मैसेज सेंड टू द क्लाइंट इज 4। तो अभी क्लाइंट क्या बोला, क्लाइंट बोला हाँ मैंने भी मैसेज रिसीव कर लिया, मैसेज रिसीव फ्रॉम द सर्वर इज 4। ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपको, ये प्रोग्राम अगर आप यूज करोगे, यहाँ पर चैटिंग सिस्टम आप कर सकते हो। ये दोनों प्रोग्राम अगर दो मशीन में आप रन करते हो और आपका एक आईपी एड्रेस में रहता है, एक आईपी एड्रेस सीरीज में रहता है, तो आप दोनों क्या है, दोनों फ्रेंड अगर अपस्टेयर और डाउनस्टेयर में है, तो आप खुद चैटिंग का प्रोग्राम बना सकते हो व्हाट्सएप की तरह। व्हाट्सएप टेलीग्राम ये एक कंसेप्ट में ही काम करता है। ओके सर इसमें मैसेज को डबल क्यों कर दिया? कहाँ डबल किया बोलो? आई मीन आप सेंड किया मैसेज 2 तो वो रिसीव कर रहा है 4 × 2 क्यों हो गया? पहले क्या हुआ, सर्वर स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने क्लाइंट एग्जीक्यूट किया। जब मैं क्लाइंट एग्जीक्यूट किया, क्लाइंट ने क्या बोला, मैं 2 भेज रहा हूँ। किसको भेज रहा हूँ, सर्वर को। सर्वर क्या बोल रहा है, यस मैंने रिसीव किया। जब डबल टिक हो गया, मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट इज 2। अभी सर्वर ने क्या किया, मेरे पास मैसेज आ गया, मैं उसको रिप्लाई किया 2 × 2 4। जब रिप्लाई किया तो क्लाइंट के पास डबल टिक हो जाएगा, मैसेज रिसीव फ्रॉम द सर्वर इज। यस सर समझ गए। समझ में आया? तो बस वही Yes. यही एक टेक्नोलॉजी है। इसको लेकर आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम जो सारा आप देखते हो चैटिंग सिस्टम, इसको लेकर बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ा इंटरफेस यूज किया गया है, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो कोडिंग है यही कोडिंग। ओके देखो कितना छोटा सा प्रोग्राम है, कितना मार्केट लेगा। ओके Yes. फाइल फाइल सब ऐड कर दिया बस। लेकिन जो मेन मोटो है क्या है, मैसेज भेजना है। तो मैसेज भेजने का कोडिंग यही। क्लियर? Yes, sir. हम ये Yes, लोकल sir. मशीन में कर रहे हैं, ये प्रोग्राम वो सर्वर में, जो वेब सर्वर में इसको लोड किया है, वेब सर्वर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके Yes, sir. इसको आपको भेज देते हैं। ये आपका सर्वर का प्रोग्राम है। ये आपका हो गया क्लाइंट का प्रोग्राम। तो ये हमारा कंसेप्ट खत्म हुआ नॉर्मल प्रोग्रामिंग का। अभी हम थोड़ा जेडीबीसी का छोटा सा कंसेप्ट बताकर फिर नेक्स्ट क्लास में आपको शुरू करूंगा। देखो जेडीबीसी आर्किटेक्चर, देखो कंसिडर ए सिनेरियो where you have to develop a airline application। आप एक एयरलाइन एप्लीकेशन डेवलप करोगे for an airline company that maintain a daily transaction, जो डेली ट्रांजैक्शन पैसेंजर का डेली ट्रांजैक्शन डिटेल वो स्टोर करता है। तो यू इंस्टॉल द एसक्यूएल सर्वर एज अ आरडीबीएमएस डिजाइन, मतलब सारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं ना, डेटाबेस यूज कर रहे हैं,
एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर करने के लिए हमको एसक्यूएल का कोई कमांड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, तो जब हम पैसा निकालना है हम जाकर टाइप करते हैं कमांड एटीएम में, तो हमको टाइप करना नहीं पड़ता है, सिर्फ कार्ड घुसाते हैं, पिन नंबर देते हैं, तो वह हमको पैसा दे देता है। तो वहां पर अगर मैं कमांड टाइप करूंगा तो सोचो अगर एक रिक्शा वाला होगा वो कमांड कैसे याद रखेगा? इंग्लिश में कमांड यूज, उसको पढ़ाई भी नहीं आता है, उसको सिर्फ उसका पिन पता है, एटीएम घुसाने के वो पता है, लेकिन उसको अगर बोला जाएगा पैसा निकालने के लिए तुम कमांड याद रखो, वो बिल्कुल ही पैसा नहीं रखेगा, बैंक वो मेरे पास रहने दो। तो इस तरह से चीज है, अगर हम पैसेंजर का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम कमांड लिखेंगे तो हर एक फील्ड में डेवलपर का जरूरत पड़ेगा, तो डेवलपर जाकर डेवलपिंग करेगा वो। तो डेवलपर सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करता है, वो एप्लीकेशन बनाता है, लेकिन कमांड याद अगर इसको रखना पड़ेगा क्लाइंट को, तो क्लाइंट क्या करेगा ना, डेवलपर टीम का मेंबर को हायर करके रखेगा, 5 साल 6 साल रखेगा, बोलेगा मेरा इस पर्सन को सिखाओ कमांड, वो अगर याद रखा फिर कंपनी छोड़ दिया, बस गया, फिर दूसरा आदमी को सिखाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन नहीं होता है। तो ये बोल रहा है एक सिनेरियो है वेयर यू हैव टू डेवलप ए एप्लीकेशन फॉर एन एयरलाइन कंपनी दैट मेंटेन द record of daily transaction. You install the SQL server as RDBMS. SQL मतलब जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम RDBMS जो डेटाबेस चाहिए, तो SQL सर्वर हमने लोड किया to design the airline database and ask the airline personnel to use. Will the database alone be of any use to airline personnel? अगर डेटाबेस को दे दूंगा भाई तुम एंटर करो, तो वो गया काम से, वो उसको याद नहीं रख पाएगा। The answer will be negative. The task of updating the data in the SQL Server database by using the SQL statement alone will be tedious process. उसको याद नहीं रहेगा. An application will need to develop that the user friendly and provide the option to retrieve and modify the data at the touch of the key of a client. मतलब मुझे ऐसा ही का एप्लीकेशन बनाना होगा, तो वहां पर सिर्फ मैं ऑप्शन चूज करूंगा तो मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ऑप्शन चूज करूंगा तो डेटा अपडेट हो जाएगा, ऑप्शन चूज करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। सपोज आपको फेसबुक में फोटो अपलोड करना है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्राउज ऑप्शन क्लिक करके फोटो को अपलोड करते हैं, फिर पोस्ट मार देते हैं। तो अगर फेसबुक बोलेगा मुझे पोस्ट करना है तो कमांड लिखो, एसक्यूएल का कमांड लिखो। अगर मुझे 5 रिकॉर्ड या 10 रिकॉर्ड और 25 फोटो अपलोड करना है, तो 25 बार हमको एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो अगर ये वाला टैक्स होगा तो कोई भी फेसबुक यूज नहीं करेगा, भाई रहने दो। तो कोई भी, हर एक जो आदमी जो मोबाइल यूज करता है उसको आईटी के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर उसको बोला जाएगा कमांड यूज करो, और रिक्शा वाला को बोलेंगे, पान का दुकान वाला को बोलेंगे फेसबुक में फोटो अपलोड करना है तो कमांड याद रखो, तो ये हो नहीं पाएगा, भाई रहने दो, मेरा फोटो कुछ नहीं चाहिए, बस नॉर्मल फोन वो पकड़ के घूमे। तो इसलिए हम एक यूजर इंटरफेस दे रहे हैं, बस क्लिक करो और डायरेक्टली फोटो पर क्लिक करो, शेयर कर दो फेसबुक में, तो ये फेसबुक में आ जाता है, तो वो देखकर खुशी हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो सारा ऑपरेशन है इसको बनाने के लिए हमको एक यूजर फ्रेंडली और एक इंटरफेस चाहिए, जो इंटरफेस में मैं डेटा दूंगा और बस एक बटन को क्लिक करूंगा, मेरा डाटा सेव हो जाएगा। एक ऑप्शन को चूज करूंगा, जो डाटा डिलीट करना है मैं डिलीट वहां पर कर दूंगा। So therefore, you need to develop an application that communicate with the database to perform the following tasks. तो हम ऐसा एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो एप्लीकेशन में डेटा देंगे और वो एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर देंगे डेटाबेस के साथ। तो जो इंफॉर्मेशन देंगे यूजर इंटरफेस में देंगे, वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। The store and update the data in the database, retrieve the data, store in the database and present it to the user in a proper format. प्रॉपर फॉर्मेट में डेटाबेस को हम स्टोर करेंगे। तो ये हो गया हमारा एयरलाइन रिजर्वेशन एप्लीकेशन। यहाँ पर पैसेंजर का नेम हम यहाँ पर देंगे, पैसेंजर का एड्रेस देंगे, तो JDBC API के थ्रू में मेरा इंफॉर्मेशन जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा।
तो यहाँ पर मुझे डेटाबेस का क्वेरी याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो JDBC architecture is saying that Java application cannot communicate directly with the database। तो मुझे अगर एप्लीकेशन मिल जाता है तो एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता है। तो एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक मिडिल टायर आर्किटेक्चर मुझे चाहिए। वो जो मिडिल टायर आर्किटेक्चर है उसको बोला जाता है JDBC आर्किटेक्चर। JDBC आर्किटेक्चर के मदद से मैं यूजर इंटरफेस को डेटाबेस के साथ कनेक्टेड कर सकता हूं। JDBC architecture has the following two layers. One is JDBC application layer. It signifies the Java application that uses JDBC API to interact with the JDBC driver. A JDBC driver is a software. JDBC application layer क्या बोलता है ना, it signifies a Java application that uses the JDBC API. ये बोल रहा है कि Java application JDBC API को यूज करेगा। वो क्या करेगा, उसमें एक JDBC ड्राइवर है। वो ड्राइवर क्या है ना, एक सॉफ्टवेयर है जो जावा एप्लीकेशन को लेकर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करता है, और वो ड्राइवर के मदद से हम डेटाबेस का इंफॉर्मेशन हमारा एप्लीकेशन में उसको रिट्राइव कर सकते हैं। JDBC ड्राइवर लेयर क्या है? ए ड्राइवर लेयर एक्ट एज अ इंटरफेस। ड्राइवर लेयर क्या है ना, वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ इंटरफेस between the database and the application। एक मिडिलमैन की तरह काम करे। It act as an interface between the Java application and the database। This layer contain a driver। वो लेयर क्या करता है ना, एक ड्राइवर को कंटेन करता है, such as SQL driver और Oracle driver, which enable the connectivity to the database। जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी enable करता है। A driver send the request to the Java application। ड्राइवर क्या करता है ना, रिक्वेस्ट भेजता है। किसको भी रिक्वेस्ट भेजता है ना, जावा एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरा डेटा को लेकर तुम डेटाबेस में स्टोर कर दो। वंस दिस रिक्वेस्ट इज प्रोसेस, तो डेटाबेस सेंड द रिस्पांस बैक टू द ड्राइवर। तो डेटा प्रोसेस हो गया, वो लेकर डेटाबेस के पास मेरा डेटा पहुंचा दिया, डेटाबेस उसको स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद डेटाबेस रिस्पांस भेजेगा, इसमें डेटा को स्टोर कर दिया। योर रिकॉर्ड पोस्टेड सक्सेसफुली, your photo is posted, you have to share it now। तो JDBC API finally forward the response to the Java application। समझ में आया दो आर्किटेक्चर? ओके, so in next class इसके आगे हम पढ़ेंगे इस आर्किटेक्चर के अंदर कौन सा क्लास है और कैसे हम डेटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर करेंगे, कौन सा क्लास यूज कर रहा है, यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टुमारो।